जय हिंद साथियों, राम अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिट 7 MPPSC प्रीलिम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने सैटेलाइट से संबंधित कुछ प्रमुख चीज़ों को देखा, जैसे कक्षा क्या होती है, कक्षाओं के प्रकार कितने प्रकार के हैं, उपग्रह क्या होता है, कितने प्रकार के उपग्रह हैं जो हमारे द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं। अब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत किस तरीके से हुई। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में जहां हमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इतिहास के बारे में चर्चा करना है बच्चे, देखिए होता क्या है, साल रहता है 1962 का। 1962 का साल था। तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक रहे जिनका नाम श्री विक्रम साराभाई है, जिनका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा एक स्वप्न देखा गया, और स्वप्न क्या था, जिसमें भारत अपना परचम अंतरिक्ष में लहराए। इसी स्वप्न को पूरा करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा 1962 में 1962 में सबसे पहले एक संस्था, एक कमिटी की स्थापना की गई, और उस कमिटी का नाम था इनको स्पार। इनको स्पार का मतलब क्या होता है? इनको स्पार है, इनको स्पार INCOSPAR, which is Indian National Committee on Space Research। ठीक, तो 1962 में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? बिफोर इन इसरो किसकी स्थापना हुई? इनको की। इनको क्या है? इंडियन नेशनल कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय समिति। ठीक, बनाने वाले कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। स्थापना कब हुई? 1962 में। अब जब इसकी स्थापना हुई 1962 में इनको को काम करने के लिए जगह भी तो चाहिए। इनको काम कहाँ करेगा? तो एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, ये एक संस्था बनाई गई जो 1962 में ही बनती है। कहाँ बनी? थुम्बा में बनी। थुम्बा कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरला में है। ठीक है ना? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन, जिसका नाम वर्तमान में जिसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC के नाम से जाना जाता है, इसे ही कहा गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यही है क्या? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, यानी VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। स्थापना कब हुई? स्थापना हुई थी 1962 में। लेटर ऑन इसका नाम चेंज किया गया, और नाम चेंज करके किया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन या विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन के द्वारा भारत का सबसे पहला एक रॉकेट प्रक्षेपित किया गया, और उस रॉकेट का नाम था, सर्वप्रथम जो रॉकेट भेजा गया वो एक साउंडिंग रॉकेट था जिसका नाम था
नाइक अपाश, नायिका पाश, जिसका नाम नाइक अपाश था। ये एक साउंडिंग रॉकेट था जो सबसे पहले तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, जिसका नाम बाद में चल के विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन भी कर दिया गया। चूंकि डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के द्वारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की नींव भारत में रखी गई, इसीलिए डॉक्टर विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। तो सवाल पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के जनक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना की गई? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा सर्वप्रथम इनको स्पार नामक समिति की स्थापना की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सबसे पहले इनको स्पार समिति के लिए एक कह सकते हैं आप कार्यालय कहाँ बनाया? तो उस कार्यालय को बनाया गया था तुम्बा में और उसका नाम था तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन का वर्तमान नाम क्या है? तो तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन का वर्तमान नाम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर या तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन के द्वारा सर्वप्रथम किस रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया? तो सर्वप्रथम जिस रॉकेट की टेस्टिंग की गई थी वह था साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था? तो साउंडिंग रॉकेट का नाम था नाइक अपाश। क्लियर है? इतनी चीजें हम सभी ने देख ली। इसके बाद आगे चले तो आगे चलकर इसी दौर में 1960 के दौर में बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की गई। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज जो हम भारत की स्थिति देख पा रहे हैं वह भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ये सारा कुछ डॉक्टर विक्रम साराभाई की ही दूरदर्शिता का अंजाम है। भारत कि अगर हम अंतरिक्ष उपलब्धियों की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों में भारत के द्वारा भेजा गया मंगलयान है, भारत के द्वारा भेजे गए चंद्रयान है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भारत पहला देश है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत गगनयान जो कि एक मानवयान होने वाला है, ह्यूमनॉइड मिशन होने वाला है, उसकी तैयारी में जुटा हुआ है। भारत के द्वारा सूर्य की अध्ययन के लिए आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है। तो ये भारत की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं जो कि इसरो के द्वारा ही संभव हो पाई, और इसरो की जो शुरुआत थी या इसरो की जो नींव थी वह इनको स्पार के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा रखी गई। आगे बढ़ते हैं। 1962 में इनको स्पार की स्थापना हुई, 1962 में इनको स्पार की स्थापना की गई और आगे चल के 1963 में विक्रम साराभाई या TERLS की स्थापना की गई। आगे चलकर 15 अगस्त, डेट याद रखिएगा क्योंकि पूछा गया है, 15 अगस्त 1969 को एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की गई और वह संस्था थी इसरो। वह संस्था कौन सी थी बेटा? तो वह संस्था थी इसरो। इसरो जिसका फुल फॉर्म 2020 प्री में पूछा गया है, उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। ये सवाल 2020 प्री में पूछा गया है कि भैया बताओ
इसरो का फुल फॉर्म क्या है। और ऐसी चीजें जो बहुत इजी होती है ना, अधिकांशतः हमारे जो सिली मिस्टेक्स होते हैं वह वहीं पर होते हैं। जो सबसे इजी होगा उसी में सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक होने वाली है। अब सबसे इजी क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें ऑप्शंस आपको बहुत कंफ्यूजिंग दिए जाएंगे। तो बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सीधा सा तरीका है कि जो क्वेश्चन आपको बनते हैं कि 100% आप श्योर हो, उनके ऑप्शंस में सिली मिस्टेक ना हो, इसीलिए आप ऑप्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ें, एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़कर देखें। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1969 में हुई। यदि इसरो की बात की जाए तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वर्तमान में इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और यदि हम बात करें इसरो के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष की यदि बात की जाए, फर्स्ट चेयरमैन की अगर बात की जाए, तो फर्स्ट चेयरमैन जो बनाएगा वही स्वयं अध्यक्ष बनेगा। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष हुए डॉक्टर विक्रम साराभाई। और यदि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए, इसरो के प्रेजेंट चेयरमैन की बात की जाए, तो यह भी अपने क्षेत्र में बहुत जाना माना नाम है, डॉक्टर वी नारायणा। डॉक्टर वी नारायणा, डॉक्टर वी नारायणा साहब। डॉक्टर वी नारायणा साहब के पहले कौन थे? तो डॉक्टर वी नारायणा जी के पहले डॉक्टर एस सोमनाथ थे। एस सोमनाथ जी के ही कार्यकाल में आदित्य L1, चंद्रयान 3 जैसे प्रमुख मिशन प्रक्षेपित किए गए हैं। और डॉक्टर वी नारायणा जी के समय पर सुभांशु शुक्ला जी कहाँ जाने वाले भारतीय बने हैं? अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय बने हैं, जो एक्सियोम 4 मिशन के द्वारा अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचे। ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी से पहले, वर्तमान से पहले कौन थे? वर्तमान से पहले है ना, तो मैं इसको लास्ट लिख देती हूँ। लास्ट कौन थे? डॉक्टर एस सोमनाथ जी थे। डॉक्टर एस सोमनाथ। देखिए, डॉक्टर विक्रम साराभाई तो अपने आप में ही महत्वपूर्ण शख्सियत है, क्योंकि स्थापना ही उन्होंने की थी। बाकी अगर हम बात करें वी नारायणा जी की, तो वी नारायणा जी इसरो के पहले LPSC लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर के अध्यक्ष रहे हैं। ये हम पढ़ेंगे लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर, क्योंकि हमको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान भी पढ़ने हैं, तो हम उसमें पढ़ेंगे लिक्विड प्रपल्शन सिस्टम सेंटर। ठीक है, हम एक एक करके डेली 2-4 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खत्म करेंगे, ताकि आपके पास एक ओवरव्यू रहे। आपके सिलेबस में भी दिया है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थान। जैसे आज हमने किसके बारे में चर्चा की है? आज हमने चर्चा की सबसे पहले इसरो के बारे में, कि इसरो की स्थापना का क्रम क्या था। इसके बाद हम धीरे धीरे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों की भी चर्चा करेंगे, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू दिस। अब इसरो पहले काम किसके अंतर्गत करेगा? प्रारंभ में जो बनी तो 62 में तो कमिटी थी, 69 में आकर इसरो संस्था बना दी गई। लेकिन 69 से लेकर 72 तक इसरो एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य कर रहा था, ऑटोनॉमस बॉडी। लेकिन इतनी बड़ी संस्थाओं का ऑटोनॉमिकली काम करना भी मुश्किल है, तो इसीलिए सरकार ने 1972 में 1972 में एक डिपार्टमेंट, एक विभाग बनाया, और 1972 में इसरो उस विभाग के अंतर्गत आ गया। और वह विभाग कौन सा था? तो वह विभाग था डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग। अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग। और इस अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत 1962 में किसको ले आया गया? 1962 में लाया गया इसरो को।
1962 में अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत किसको ले आया गया इसरो को। क्लियर है? कब लाया गया? 1972 में, 62 कह रहे थे, 1972 में इसरो किसके अंतर्गत आ गया? अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आकर कार्य करने लगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि नाई कपास के साथ साथ, नाई कपास तो भेजा ही, वो तो हमारा खुद का था। लेटर ऑन हमने रशिया की मदद से, तत्कालीन यूएसएसआर की मदद से हमने हमारा सर्वप्रथम सैटेलाइट भेजा और उस सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट, जो कि 19 अप्रैल 1975 को रशिया, तत्कालीन यूएसएसआर की मदद से भेजा गया। ठीक है, तो आगे चलकर हमने 19 अप्रैल, ये सारी चीजें आपके पास पीडीएफ में भी मिल जाएंगी, 19 अप्रैल 1975 को इसरो के द्वारा सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट उपग्रह गया, जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट हमने किसकी मदद से भेजा है? तो ये हमने यूएसएसआर की मदद से भेजा है। हमारे पास देखिए तब उतनी सुविधाएं नहीं थी। इसरो इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि हम किस प्रकार से कम संसाधनों, कम बजट में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बच्चे हम रोते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, ये हो जाएगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, ये किताब आ जाएगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये किताब पढ़ लूंगा तो मेरा ऐसा। कुछ कम संसाधनों में अच्छा काम करने का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आज हमारे सामने है वो इसरो है। अगर हम आपसे एक बात बताएं तो हमने चंद्रयान 3 भेजा और हम चंद्रयान, हमारे तीसरे मिशन में ही हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने में सफल हो गए। हमारे चंद्रयान के पहुंचने के कुछ दिन पहले ही एक रॉकेट फेल हुआ, जिसका नाम, जो रशिया का रॉकेट था, जिसका नाम लूना 25 था। लूना मीन्स मून एंड 25 मीन्स वो 25वें नंबर का रॉकेट था। हमसे कुछ समय, एक हफ्ते 10 दिन पहले ही वो फेल हुआ था। बच्चे मैं अगर बजट बताऊं आपको तो लूना 25 का बजट लगभग 1600 करोड़ रुपए था और हमारा जो चंद्रयान 3 गया उसका लगभग बजट 600 करोड़ था, 625 के आसपास था। 1000 करोड़ रुपए के बजट के अंतर के साथ हम सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, तो बात यह है कि आप कम संसाधनों में भी अच्छा काम कर सकते हैं। अगर इसरो बजट को लेकर रोता ना तो आज इसरो कहीं नहीं पहुंच पाता। इसरो ने अपने बजट, अपने संसाधनों की कमी को ही अपना हथियार बनाया, अपनी मजबूती बनाई, और इसलिए आज आप देखें, आज हमको ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में एक बड़ा ओहदा देने का सबसे महत्वपूर्ण जो एक संस्था हमारे भारत की रोल प्ले कर रही है वो इसरो है। हाल ही में हमने एक ब्लूबर्ड सैटेलाइट भेजा, अमेरिका का था, हमने भेजा। हमारे द्वारा 2017 में 104 उपग्रहों को एक साथ भेजा गया और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना। हमने, इसरो ने किया। ठीक है, तो इसरो बहुत इस तरीके से काम करने में बहुत अच्छी संस्था चल रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है इसरो। ठीक है, तो 19 अप्रैल 1975 में यूएसएसआर की मदद से हमने सर्वप्रथम अपना सैटेलाइट भेजा जिसका नाम आर्यभट्ट था। आगे चलकर हमने 1980 में, 1980 में हमने लॉन्च किया हमारा पहला लॉन्चिंग व्हीकल, जिसे SLV-3 कहा गया। SLV क्या है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी उपग्रह प्रक्षेपण यान। और इसके द्वारा एक उपग्रह भेजा गया, एक सैटेलाइट भेजा गया और उस सैटेलाइट का नाम था रोहिणी। अभी हम प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों में भी अंतर बताएंगे।
अभी तो केवल हम किस पे चल रहे हैं, हम चल रहे हैं केवल हिस्ट्री पर कि हम शुरुआत कहाँ से हुआ था और हम पहुंच कहाँ गए हैं। अभी हम केवल हिस्ट्री पर बात कर रहे हैं, ठीक है। भारत अपने 100 इसरो अपने 100 से ज्यादा मिशन पूरे कर चुका है, ठीक है। 100 से ज्यादा मिशन इसरो के पूरे हो गए हैं अभी तक, आज दिनांक तक। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है। बहुत बड़ी उपलब्धि इसरो ने प्राप्त की है, 100 से ज्यादा मिशन पूरे हो गए। चलिए देखते हैं, 1980 में हमने SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के द्वारा उपग्रह भेजा गया, जो कि रोहिणी सैटेलाइट था। रोहिणी उपग्रह जो था बेटा जी, ये हमारा पहला स्वदेशी उपग्रह है, स्वदेशी उपग्रह यानी इंडिजीनियस सैटेलाइट है। हमने खुद बनाया, हमने खुद बनाया, हमने खुद प्रक्षेपित किया, हमने खुद उसका इंजन बनाया, हमने खुद उसको पृथ्वी की कक्षा में भेजा। पृथ्वी की कक्षा में कैसे भेजा जाता है ये हम आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं कि कोई यान किस प्रकार से पृथ्वी की कक्षा में जाकर स्थापित होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए थोड़ा सा हम इसको PDF में भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं, तो इसरो की शुरुआत कहाँ से होती है? तो भैया भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का आरंभ 1962 में हुआ। किसने किया? तो भैया डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा हुआ। डॉक्टर साराभाई ने क्या बनाया? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष समिति, जिसे मैंने इनको स्पार कहा, है ना, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, इनको स्पार, ठीक। और इसको चेयर किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। ये बात भी हमारी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले 1963 के थुम्बा से क्या भेजा गया? हमने एक साउंडिंग रॉकेट भेजा जिसका नाम नाइक अपास था, थुम्बा से। थुम्बा यानी क्या? वही TERLS, जिसका नाम अब बदल के क्या कर दिया गया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। हम आगे बढ़े, इसके बाद हमने देखा कि उपग्रहों को भेजने के लिए किसकी आवश्यकता है? हमें उपग्रहों को भेजने के लिए प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता है, जिसके लिए सबसे पहला प्रक्षेपण यान SLV था। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम प्रमुख रूप से देखेंगे कि प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां क्या क्या हैं। हमारे भारत में कौन कौन सी प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियां चल रही हैं, ठीक है। पीढ़ियों का मतलब होता है कि हमने किस रॉकेट के बाद कितना कौन सा भेजा, फिर क्या भेजा, फिर क्या भेजा, इसको हम पीढ़ियां कहते हैं। हम एक बार आपको PDF में दिखा देते हैं, इसके बाद हम सभी प्रकार की पीढ़ियों का अलग अलग रूप से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए ये सारी चीजें पीढ़ियों के विषय में लिखी गई हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, देखें जैसे ये SLV है, SLV के बाद हम क्या पढ़ेंगे? तो हम SLV के बाद ASLV पढ़ेंगे, ASLV के बाद क्या पढ़ेंगे? PSLV पढ़ेंगे, PSLV के बाद क्या पढ़ेंगे? तो भैया हम PSLV के बाद हम पढ़ेंगे GSLV पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम पीढ़ियों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो अब हम एक एक करके आपको पहले प्रक्षेपण यान और उपग्रह में अंतर बताएंगे और उसके बाद फिर हम आपको एक एक करके प्रक्षेपण यान पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए देखें बेटा, इस तरीके का जो आपने रॉकेट देखा होगा, मेरे ख्याल से आप सभी ने देखा होगा, अभी हम फोटो भी दिखा देंगे, ये कहलाता है प्रक्षेपण यान यानी लॉन्चिंग व्हीकल। जो रॉकेट आप देखते हैं ना, जो उड़ रहा है, जो आपने देखा कि यार GSLV MK3 चंद्रयान 3 को लेकर गया, आप देखे, आप बहुत खुश हुए, वाह रॉकेट। लेकिन जिन्होंने चंद्रयान 3 की लैंडिंग देखी थी 23 अगस्त 2023 को, मोदी जी इस प्रकार से इंडियन फ्लैग होस्ट कर रहे थे। तो ये जो चंद्रयान पहुंचा, तो आपने अगर ध्यान दिया हो, चंद्रयान ऐसा नहीं था, है ना। चंद्रयान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था, इस तरीके का,
ठीक, तो जो जिससे रॉकेट भेज रहे हैं, जो आपको व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखता है बेटा, उसे कहा जाता है लॉन्चिंग व्हीकल यानी प्रक्षेपण यान। और इन प्रक्षेपण यानों में भरा होता है, यहाँ पूरे में भरा होता है ईंधन। इस पूरे में यहाँ पे क्या भरा होता है, तो यहाँ भरा होता है फ्यूल, इसमें पूरा लगा होता है ईंधन। और अगर हम बात करें तो इसके ऊपर यहां पर रखा जाता है उपग्रह यानी सैटेलाइट। सैटेलाइट और उपग्रहों को ले जाने वाला कौन होता है, प्रक्षेपण यान होता है। और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, तो वह उपग्रह होता है। हम लास्ट क्लास तक उपग्रहों के प्रकार पढ़ चुके हैं, हमको आज ये देखना है कि प्रक्षेपण यानों की कौन कौन सी पीढ़ियां होती हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो जो लेकर जाता है वो कौन है, वह रॉकेट है, या रॉकेट को ही हम प्रक्षेपण यान कहते हैं। और जिसको लेकर जाता है वह उपग्रह होता है, जिसको लेकर जाता है वह उपग्रह होता है। समझ में आया या नहीं? डन, आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। देखिए अब होता क्या है कि जिस प्रकार से इसको इस तरीके से समझिए कि आप अपनी गाड़ी का सैटेलाइट है और आपकी गाड़ी क्या है, तो आपकी गाड़ी आपके लिए प्रक्षेपण यान है जो आपको घर से आपके निश्चित क्षेत्र तक पहुंचाकर आती है। अब चाहे वो आपकी गाड़ी हो या ऑटो हो या रिक्शा हो या बस हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम किसके साथ होता है, हमारे उपग्रहों के साथ होता है। क्योंकि किसी भी उपग्रहों को विमोचित करने के लिए, लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर ऑर्बिट तक हमें किसी भी उपग्रह को भेजना है, पृथ्वी की कक्षा तक अगर हमें किसी भी उपग्रह को भेजना है, तो उसके लिए हमें कक्षीय वेग लगता है। ठीक, कमेंट पर बताइएगा कि कक्षीय वेग कितना होता है, क्योंकि हम बता चुके हैं आपको, है ना, इससे रिवीजन भी होता है। कक्षीय वेग से ही जब किसी वस्तु को फेंका जाएगा तो वह कक्षा में पहुंचेगी। और उसी कक्षीय वेग के लिए मैन्युअली तो संभव नहीं है, क्योंकि कक्षीय वेग बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रक्षेपण यानों की जरूरत पड़ती है। अब ये जो प्रक्षेपण यान होते हैं, इनकी हमारे भारत में सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि प्रक्षेपण यान किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है जो कि बेसिक फिजिक्स का भी है कि प्रक्षेपण यान में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, यानी लॉन्चिंग व्हीकल्स में कौन सा सिद्धांत या कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। तो भैया प्रक्षेपण यान के लिए काम करता है न्यूटन का तृतीय नियम, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रॉकेट प्रपल्शन किस पर काम करता है, न्यूटन के तृतीय नियम पर, जो कहता है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब टू एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. ये किस में कहा गया, ये कहा गया न्यूटन के तृतीय नियम में। अब भाई सवाल है कि न्यूटन का तृतीय नियम रॉकेट प्रपल्शन में, रॉकेट प्रणोदन में किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए, यदि एक सेकेंड, यदि ये हमारा रॉकेट है, रॉकेट में ये इस तरीके के जो आप देखते हैं बिंदु, इन्हें स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स कहा जाता है। और यहां पर रॉकेट में, संपूर्ण रॉकेट में भरा होता है फ्यूल, ईंधन।
इनमें भी फ्यूल भरा होता है, इनमें भी यहाँ पर फ्यूल ही भरा होता है, और इसी रॉकेट पर ऊपर रखा होता है कौन? सैटेलाइट। अब जब रॉकेट प्रपल्शन शुरू होता है, रॉकेट प्रणोदन शुरू होता है, तो रॉकेट से बहुत बड़ी मात्रा में धुआं नीचे की ओर जाता है। बेटा यह जो धुआं है यह पृथ्वी के, यह पृथ्वी मान लें यदि, तो यह पृथ्वी के लंबवत कार्य करता है। लंबवत मीन्स ये अर्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। देखें ये अर्थ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, लंबवत लगता है, जिसे इस लगने वाले धुएं को हम थ्रस्ट या प्रणोद कहते हैं। प्रणोद कुछ और नहीं, एक प्रकार का बल या फोर्स ही है। ठीक, जितनी तेजी से नीचे की ओर धुआं निकलेगा उतनी तेजी से रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। आपने किया होगा ना, कई बार अपन लोग धक्का देते हैं, जितनी तेजी से अपन दीवार को धक्का देंगे उतनी तेजी से अपन पीछे की ओर आते हैं। मान लो आप व्हील चेयर पर तो भगवान कभी ना बिठाए किसी को, लेकिन आप अगर रोटेटिंग चेयर पर बैठे हुए हैं, गोल गोल घूमने वाली चेयर पर बैठे हुए हैं, और बचपन में आप सभी ने किया होगा कि उस गोल वाली चेयर में बैठते हुए जैसे ही आप दीवार को धक्का देंगे तो आप उतनी ही तेजी से उस रोलिंग चेयर से पीछे की ओर आएंगे। बिल्कुल सेम, जितनी तेजी से यह धुआं या जो आपका स्मोक निकल रहा है रॉकेट से, जितनी तेजी से पृथ्वी पर लंबवत बल लगाएगा, रॉकेट उतनी ही तेजी से ऊपर की ओर भगेगा। रॉकेट उतनी ही तेजी से, यह रॉकेट की गति होगी। रॉकेट यानी कि आपके लॉन्चिंग व्हीकल की गति होगी, उतनी ही तेजी से लॉन्चिंग व्हीकल की गति होगी। बताएं समझ में आया कि नहीं आया? तो नीचे लगने वाला बल क्या कहलाया? यह कहलाया आपका एक्शन फोर्स, यह कहलाया एक्शन फोर्स यानी कि क्रिया बल। और ऊपर की ओर जाने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाया? यह कहलाया रिएक्शन फोर्स यानी प्रतिक्रिया बल। क्लियर है? क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल। क्लियर है ना यहां तक? चलिए समझ में आया इतना? ठीक, तो न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट प्रपल्शन पर काम करता है? तो न्यूटन का तृतीय नियम, गति के तृतीय नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्क्स फॉर द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रपल्शन। क्लियर है? किस प्रकार से? ठीक, कि नीचे की ओर जितनी तेजी से धुआं आएगा रॉकेट उतनी तेजी से ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर? अब जब हम पीढ़ियों पर चलते हैं कि रॉकेट प्रपल्शन की पीढ़ियां कितनी हैं, रॉकेट प्रपल्शन नहीं, रॉकेट की पीढ़ियां कितनी हैं, तो देखिए रॉकेट की अगर जनरेशंस की बात की जाए तो रॉकेट की मुख्य रूप से 4 पीढ़ियां हैं। कौन कौन सी हैं ये 4 पीढ़ियां? पहली है एसएलवी यानी, बेटा हिंदी वाले बच्चों को भी मैं एक बात कह दूं, आपको पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोई इशू नहीं है, बट जो टेक्निकल वर्ड्स रहा करे ना, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, आगे पढ़ेंगे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो जो आपके टेक्निकल वर्ड्स रहा करें स्पेशली साइंस में, उनको आप इंग्लिश में याद करें, ज्यादा फायदा रहेगा। फुल फॉर्म्स को, टेक्निकल वर्ड्स को हिंदी मीडियम वाले बच्चे विशेष रूप से आप किस में याद करें? आप इंग्लिश में याद करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बाकी पीडीएफ में तो सब हिंदी में है भी, और हम भी साथ साथ में आपको हिंदी में भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो एसएलवी का फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सबसे पहली पीढ़ी के लॉन्चिंग व्हीकल थे, ये फर्स्ट जनरेशन के लॉन्चिंग व्हीकल थे। इनके बाद आए सेकेंड जनरेशन के लॉन्चिंग व्हीकल, द्वितीय पीढ़ी के, उन्हें कहा गया एएसएलवी। एएसएलवी क्या है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च
vehicle. Augmented Satellite Launch Vehicle is ASLV. आगे बढ़े तो नेक्स्ट है आपका तीसरी पीढ़ी के लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV. GSLV क्या है? GSLV है जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सॉरी GSLV लिख दिया मैंने, PSLV है भैया, सॉरी. GSLV तो चौथी पीढ़ी का है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी PSLV. और चौथी पीढ़ी का यान है, फोर्थ पीढ़ी का यान है GSLV यानी वही जो हमने आपको पहले लिख दिया था, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV. अब ये तो प्रमुख 4 पीढ़ियां हैं ही. इनके अलावा इसरो किस पर काम कर रहा है, इनके अलावा और क्या क्या चीजें चल रही हैं? तो देखें, इनके अलावा जो हमारे इसरो में जिन प्रक्षेपण यानों पर कार्य चल रहा है बच्चे, उनमें सबसे पहला है SSLV. SSLV क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इसके अलावा अगला कौन सा है? तो वह है आपका RLV. RLV क्या है? RLV है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल. रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल क्या कहलाता है? ये है RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, RLV. एंड द नेक्स्ट वन इज, जिसे हम मानवयान या ह्यूमनॉइड मिशन भी कहते हैं, ह्यूमनॉइड मिशन या मानवयान. और इस मानवयान का नाम है गगनयान. इस मानवयान का नाम है गगनयान. ठीक है, जिस पर काम चल रहा है. 2022 प्रस्तावित था गगनयान भेजना, परंतु कोविड के कारण यह संभव नहीं हो पाया और इसरो वर्तमान में भी गगनयान पर कार्य कर रहा है. ठीक है, चलिए. तो एक महत्वपूर्ण चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि मैम हमने ये जो प्रमुख 4 पीढ़ियां ली, जिसमें आपका SLV, ASLV, PSLV और GSLV है, इनको किसके आधार पर बांटा गया है? इनको बांटा किस पर गया? आपने कैसे कह दिया भैया कि पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी? तो इन्हें बांटा गया, पहली चीज तो सबसे महत्वपूर्ण, इनके ईंधन के आधार पर. इनका वर्गीकरण किस किस के आधार पर किया गया? पहला, इनके ईंधन के आधार पर. दूसरा, इनकी क्षमता के आधार पर कि कितना पेलोड ले जा सकती हैं. और तीसरा, हमने इनकी दूरी, इनकी प्रक्षेपित दूरी के आधार पर इन उपग्रहों को बांटा. इन उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बांटा. ठीक है, अब यहां पर देखिए, सबसे पहले दिमाग से ही सोचिए, खुद से ही सोचिएगा बच्चे कि अगर SLV है तो SLV सबसे छोटा है, राइट? सबसे पहली पीढ़ी आई है, तो सबसे पहली पीढ़ी क्या अत्यंत दूरी तक जाने में सक्षम होगी? नहीं. क्या सबसे पहली पीढ़ी अत्याधिक पेलोड ले जाने में सक्षम होगी? नहीं. ठीक, तो इन्हें इनकी ईंधनों के आधार पर बांटा गया. और ईंधन, 3 प्रकार के ईंधन इंजन का प्रयोग हम रॉकेट में करते हैं. और वे 3 प्रकार के ईंधन इंजन कौन कौन से हैं? पहला है आपका ठोस इंजन, सॉलिड इंजन. दूसरा है लिक्विड इंजन, द्रव्य इंजन. और तीसरा है क्रायोजेनिक इंजन.
ये 3 प्रकार के इंजनों का प्रयोग हम वर्तमान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में कर रहे हैं हमारे रॉकेटों को भेजने के लिए। अब यहां से एक और सवाल, इंजनों पर तो हम आगे चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन हमें यह भी यहां पर पता होना चाहिए कि 2 शब्द कि पहला एक पेलोड और दूसरा लिफ्ट ऑफ वेट, इनसे सवाल तो नहीं आता, लेकिन हाँ कभी अगर आप पढ़ रहे हों और ये शब्द आपको मिल जाएं तो आपको बनना चाहिए। और वैसे भी जब हम आगे SLV, ASLV, GSLV, PSLV पढ़ेंगे तो हम उस पर आपको लिखवाएंगे कि भैया कौन सा रॉकेट कितना पेलोड ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो शब्द आपको पता होने चाहिए, टर्म्स हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो हमें यहां से सीखना है वह शब्द है बेटा पेलोड। हमें सबसे पहले यहां से सीखना है क्या? पेलोड। ठीक, तो पेलोड का मतलब होता है वेट ऑफ सैटेलाइट। यानी उपग्रहों का भार, क्योंकि एक उपग्रह नहीं जाते, इससे अधिक उपग्रह भी जाते हैं, उपग्रहों का भार। तो पेलोड का मतलब क्या हुआ? उपग्रहों का भार की कितना ले जाकर ये किस कक्षा में स्थापित करने वाला है, वह पेलोड का भार ही क्या पेलोड कहलाता है। क्या कहलाता है पेलोड? आपके उपग्रहों का भार पेलोड कहलाता है। और दूसरा पेलोड के साथ जो शब्द हमें पढ़ना है वह है लिफ्ट ऑफ वेट। लिफ्ट ऑफ वेट, लिफ्ट ऑफ वेट का मतलब क्या होता है? लिफ्ट ऑफ वेट का मतलब होता है उपग्रह प्लस ईंधन, यानी सैटेलाइट प्लस फ्यूल। ठीक, सैटेलाइट प्लस फ्यूल। उपग्रहों और उपग्रह के साथ ईंधन का जो भार है उसे क्या कहा जाता है? लिफ्ट ऑफ वेट। क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई लॉन्चिंग व्हीकल जाएगा तो वो भैया पूरा का पूरा रॉकेट लेकर जाने वाला है, उसमें ईंधन भी भरा हुआ है, उसमें सैटेलाइट भी रखे हुए हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? लिफ्ट ऑफ वेट। एक चीज, अब हमने आपसे कहा कि ईंधन 3 प्रकार के हैं, फ्यूल कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। पहला सॉलिड फ्यूल, जो किस अवस्था में होगा? सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था। दूसरा लिक्विड फ्यूल, यानी द्रव्य अवस्था का ईंधन, द्रव्य अवस्था का। और तीसरा होता है बेटा क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक का मतलब होता है ऐसा इंजन जो कि -182 डिग्री सेल्सियस से नीचे काम करने वाला, अत्यंत निम्न तापमान पर कार्य करने वाले ईंधन को क्रायोजेनिक ईंधन, और उस ईंधन पर चलने वाले इंजन को क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें द्रव्य इंजन की, तो द्रव्य इंजन को नाम दिया गया है भारत में विकास इंजन। द्रव्य इंजन को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है विकास इंजन। क्लियर है? एक और छोटी सी बात हम आपको यहाँ पे बता दें कि कोई भी रॉकेट होगा, कोई भी, चाहे SLV हो, चाहे ASLV हो, चाहे PSLV हो और चाहे GSLV हो, चारों में से कोई भी रॉकेट होगा, उसकी पहली स्थिति या पहला स्टेज हमेशा सॉलिड ही होगा। ठीक, किसी भी रॉकेट की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट स्टेज, प्रथम चरण ईंधन का हमेशा सॉलिड होगा। भाई क्यों सॉलिड होगा? लिक्विड क्रायोजेनिक क्यों नहीं रख सकते? कारण सॉलिड इंजन या सॉलिड ईंधन रॉकेट को बहुत अच्छा प्रणोद या थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, और जितना ज्यादा थ्रस्ट मिलेगा रॉकेट उतना ही ऊपर जाएगा। ये हमने अभी अभी आपको बताया हुआ है। इसीलिए कोई भी रॉकेट होगा उसका पहला फ्यूल स्टेज, पहली ईंधन की अवस्थिति सॉलिड ही होगी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक, तो आज हमने आपको लॉन्चिंग व्हीकल तो नहीं बताए, लेकिन हाँ लॉन्चिंग व्हीकल पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें बिना जिनके समझे हम लॉन्चिंग व्हीकल नहीं समझ सकते हैं, उतना जरूर हमने आपको बता दिया है।
तो कल की क्लास में हम लॉन्चिंग व्हीकल और उन लॉन्चिंग व्हीकल से कौन कौन से महत्वपूर्ण लॉन्चेस हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तब तक आप जितना हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।